मैंने आपके साथ ना बहुत सारी रेशोज जितनी भी थी हमने कवर करी थी, मतलब एक्टिविटी रेशोज तो सारी कवर कर ली थी। याद है किसी को एक्टिविटी रेशोज? अब ना एक एक और स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में भी ये है कि रेशो कैसे आपको याद रखनी है, वो तो हमने डिस्कस किया। और कौन कौन सी रेशोज थी, एक्टिविटी कर ली हम लोगों ने, हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वो सारी कर ली। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बचती है, कुछ हैंडफुल रेशोज। ठीक है, वो कैसे बनती है? वो रेशो करने के बाद लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, फिर हम एक बार दोबारा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहला टारगेट ये करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती क्या, वो समझा रहा हूँ आपको उनकी सिग्निफिकेंस वगैरह के साथ साथ। और फिर हम लोग सारे इलस्ट्रेशंस लेके करना शुरू करते हैं। और अगर समय बचता है तो हमारे पास जो इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट होता है, विल टेक दैट ऑल्सो। उस इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट में ना काफी डिस्कशन में टाइम लगता है। तो अगर आप लोग मुझे 2.5 आवर या 3 आवर संडे के दिन देते हैं एज ए ग्रुप, दोनों ग्रुप को मिला के, तो दैट विल बी कंफर्टेबल। तो हमारा रेशो माइंड अप हो जाएगा संडे को। सो दैट इसकी तो प्रैक्टिस ही करनी है, लगे धीरे धीरे करते चलेंगे। फिर कैश फ्लो है, 1 हफ्ता लगता है उसको पूरा करने में। अगर हम 2-2 घंटे की क्लास करें तो कैश फ्लो होने में 3-4 क्लासेस में वो लगेगा। 3 रेगुलर क्लास और एक संडे की क्लास, तो वो भी वाइंड अप हो जाएगा। तो अगर आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट संडे तक ये वाइंड अप हो जाता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। तो सिलेबस हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम रिवीजन शुरू कर सकते हैं। और यू विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। अगर मैं बोलूँ आपसे, आज का दिन हटा देते हैं अगर हम लोग, तो मेरे पास नवंबर का कितना दिन बचता है? 30 डेज। दिसंबर का दिन बताइए मुझे, 31। ठीक है, नंबर से जनवरी का दिन बताइए मुझे पास कितने हैं? 31। फैब के कितने दिन हमारे पास है? 23। टोटल दिन कितने हैं? 5। किन टोटल करो जरा, कितना बनता है? 5। 3 और 3 6, 3 9, तो 11। अरे, तो बहुत कम हो गए। 115 दिन डिवाइडेड बाई 5 करो तो कितना आता है? 30 दिसंबर, जनवरी, फैब के 23, क्योंकि फैब 24 को तो एग्जाम है आपका। और 23 डेज आपको इफेक्टिवली मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, जिसमें आपका अभी स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह बहुत कुछ होना है। इसमें सिलेबस भी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में तो खत्म है, सिलेबस भी खत्म होना है। 23 डेज और एक सब्जेक्ट के लिए। जिन्होंने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, इट्स अ फाइनल एंड रिमाइंडर कॉल टू ऑल ऑफ देम, गेट स्टार्ट, पढ़ना शुरू करिए। वरना आपके हाथ से बहुत कुछ छूट जाएगा। बिलीव करिएगा, नवंबर दिसंबर अगर आपने इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लिया, तो यू आर एट, है ना, मैं बोलूँ एट एन एडवांटेज। लेकिन जनवरी ऐसे हवा में उड़ जाती है, फरवरी तो पता ही नहीं चलती कहाँ चली गई। ठीक है, जनवरी में आपके फेयरवेल्स होते हैं बहुत सारे स्कूल्स में। ठीक है जी। जनवरी में आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। और बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी जनवरी निकल जाती है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिकल। बोर्ड के प्रैक्टिकल में यू, वेदर यू वांट और यू डोंट वांट, बट यू हैव टू परफॉर्म योर वेल, योर बेस्ट। वहां वो टाइम लग जाता है। फरवरी तो फुर से उड़ती है, वैसी छोटी होती है। फिर ऑस्पिशियस डे भी बीच में आता है, तो टाइम लग जाता है ऐसे। 14 फेब वो भी तो आता है बीच में। अबे परेशान क्यों होती है? ठीक है। वो तो रोने लग गए थे, उसकी आंखों से आंसू आ गए, है ना। तो आप देख लें। और फिजिकल एजुकेशन जिनका, उनको तो और पहले। मैं तो क्या किया करता था कि, और जब एग्जाम हमारा नहीं होता तो 14 फेब के बाद में छोड़ देता था। चलो तुम तैयारी कर लो, अब तो छोड़ नहीं सकता। अब तुम्हें Feb 23 तक आपके साथ बैठना पड़ेगा इधर। बट ये है कि उसके बाद मैं फ्री हूँ, उड़ता पंछी, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो वी आर फ्री। लेकिन फिर बिजनेस स्टडी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, स्कूल में चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, अगर आपको मन करे कभी बिजनेस स्टडीज का कोई टॉपिक पढ़ने का, तो मुझे बता देना, आई टेक दैट। तो अब हम लेके चल रहे हैं। अब हम लेके चल रहे हैं आपके सामने कि सारी की सारी मैंने टर्नओवर रेशियोज आपके साथ डिस्कस कर ली थी, उनके क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे थे, प्रैक्टिस दैट। लेकिन अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इतना आसान है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को याद रखना। आप देखेंगे, तो टर्नओवर रेशियो में जितना भी मटेरियल हमने पढ़ा था, दैट इज यूजफुल। देखो कैसे। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, एक थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं कि मेरे पास एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस, उसकी कैटेगरीज बताइए कौन से होते हैं? डायरेक्ट, हर जगह पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कैश फ्लो यूज यूज करूंगा, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के एक्सपेंसेस आपके पास होते हैं। ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस की भी दो कैटेगरी बनती है। एक को कहते हैं क्या? ऑपरेटिंग। एक को ऑपरेटिंग कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव। ऑपरेटिंग के अंदर भी क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे ये होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। इसी तरह से इनकम भी आपके पास दो तरह की होती है। इनकम इट हैज टू कैटेगरीज। एक कैटेगरी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट, और एक को कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैटेगरी को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है। इनडायरेक्ट को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट को बोला जाता है अदर इनकम, या बोला जाता है क्या, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ये डायरेक्ट इनकम का एक नाम क्या है, डायरेक्ट इनकम का जो नाम है, उसका नाम है नेट सेल्स। इसे नेट सेल्स भी बोला जाता है, या फिर इसे क्या बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे लोग क्या बोलते हैं, यूएफओ, आरएफओ बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आया। ये स्ट्रक्चर ध्यान होगा, गुडविल में भी बताया था, ये स्ट्रक्चर रेशियो में भी यूज कर रहे हैं। यही स्ट्रक्चर मैं आपके साथ कहाँ यूज करूंगा, कैश फ्लो में भी यूज करूंगा। ठीक है, इसे ध्यान रख ले। तो एक डाउट है, बचपन में मैंने आपको एक शीट दी थी जिसमें लिखा था ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, बड़ा बड़ा क्लियरली लिखा था। ठीक है, दस कर। अब आप देखिए कितना आसान है, इधर देखिए इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। सारी रेशो ऊपर से नीचे और खत्म। पहले हमने लिखा यहाँ पर क्या, नेट सेल्स। क्या लिखा है यहाँ पर, नेट सेल्स, और ये लिख दिया ऐसे, माइनस कर दिया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे। ठीक है जी। तो मैंने जब नेट सेल्स लिखा तो मेरा ये पार्ट निकल गया, खत्म हो गया यूज। और जब मैंने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज हो गए यूज। एवरीबडी इज ओके विद दिस। मतलब जब मैंने क्या लिखा, ये वाला पार्ट लिखा, तो आई हैव यूटिलाइज, मैंने इसे खत्म कर दिया, मैंने इसे खत्म कर दिया। ठीक, चलते हैं आगे थोड़ा सा। अब एज ए रिजल्ट मेरे पास क्या निकल कर आया, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कर दिया मैंने क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ऐसे करके। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे तो मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने ये ऑपरेटिंग वाला ये पार्ट यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अब अगर मैंने इसे यूज कर लिया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ये निकल गया, माइनस कर दिया इसमें से क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस कर दिया, और प्लस ऐड कर दिया क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या निकल कर आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आया, बिफोर टैक्स। तो ऐसा करने से मैंने क्या क्या इस्तेमाल कर लिया, सी ईयर, हमने इसे भी यूज कर लिया और हमने इसे भी यूज कर लिया। हो गया, सारे कंपोनेंट एक्सपेंस और इनकम के हमारे यूज हो चले, और हम कहाँ पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। अब जब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो हमने क्या किया, यहां से माइनस टैक्स कर दिया, टैक्स। तो ये माइनस टैक्स कर दिया तो अब हमारे पास क्या फिगर निकल कर आ गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गई, ये फिगर निकल कर आ गई। ठीक है जी, आओ जरा देखें। पहली रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जरा, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हाँ, तो पहली रेशो जो मेरे पास निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है, मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ। ग्रॉस रेशो मेरे पास क्या निकल कर आई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। पहली रेशो निकली हमारे पास कौन सी वाली, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। दिख गया भाई, आसान था। फर्स्ट रेशो। दूसरी रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। क्या है दूसरी रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। उसका अभी मैं लिख लेना, तुम पहले यहाँ देख लो मुझे, नंबर 2, उसका नाम है ऑपरेटिंग रेशो, जो कि किसके बराबर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। बिल्कुल ठीक है जी। तीसरी रेशो के लिए मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ अभी। चौथी रेशो मेरे पास देखिए, तीसरी रेशो के लिए जगह खाली छोड़ती है। तो तीसरी रेशो हमारे पास जो है, अभी देखिए ये वाली तीसरी रेशो आएगी, उसको लिखेंगे अभी। चौथी रेशो के लिए मैंने क्या किया, ये अपॉन में ये करा, नंबर 4 रेशो। क्या किया, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। तो चौथी रेशो हमारे पास क्या है, वो है कौन सी, नेट प्रॉफिट रेशो, जो किसके बराबर है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स के
इंटू 100, ये इसके बराबर है। ठीक है जी, इतना ध्यान रहेगा, बड़ा आसान था। फ्लो चार्ट आप देख ही रहे हैं, वो अपॉन वो अपॉन वो अपॉन, ठीक। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेके चल रहा हूँ, देखिए ऐसे कि ये सब हटाया यहाँ से, और एग्जांपल देखिए क्या है वो। मान लिया ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये वैल्यू मेरे पास है 1000। ये वैल्यू मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, मान लो 700, मान लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी मेरे पास 250 की। तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 750, एवरीबडी इज ओके। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो मेरे पास कितने के थे, 350 के थे। अब हम, मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास नीचे कितनी आ गई, 350 में 400 आ गई। कितनी आ गई, 400 निकल कर आई, ठीक है जी। 400 निकल कर आई, देख रहे हैं। अच्छा, इस तरफ चलूं मैं, अगर मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पर, ये मेरा रेशो, ये मेरी रेशो कितनी है, 750 अपॉन में 1000 इंटू 100, माई वैल्यू इज व्हाट, 75%। एवरीबडी इज ओके विद दिस। विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जाम्पल, 750 अपॉन में 1000, क्या 75% हो गया। और 400 डिवाइडेड बाई कितना करता हूँ अगर मैं, 400 डिवाइडेड बाई 1000 करता हूँ, तो 100 करता हूँ, तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 40% आ जाती है। ये ठीक है बात, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं 750 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करता हूँ तो 400 आता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं सीधा सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करूँ तो क्या बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है मेरे पास, बच रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। और एक और चीज आपको जाननी है, वो क्या होती है, तो जानिएगा जरा आप। वो होती है आपके पास यहाँ पर रेशो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑपरेटिंग रेशो। ये ऑपरेटिंग रेशो होती है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था तो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है, ये होती है ऐसे, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो किसके बराबर होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100 करते हैं। यानी कि, प्लीज इसको नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो कि अगर मुझे अपने नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, जो कि किसके बराबर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मैं कहाँ पहुंचता हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ पहुंचता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है इसमें, इस एग्जांपल में व्हाट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये रही ऑपरेटिंग। इस वाले को मिला दूं और इस वाले को मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा, ठीक। अगर मैं इस तरफ चलता हूं तो मुझे बताइए यहाँ, व्हाट इज माय व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 250, व्हाट इज माय ऑपरेटिंग एक्सपेंस 350। तो मैंने लिखा 250 प्लस 350 डिवाइडेड बाई कर दिया कितना, 1000 इंटू कर दिया 100। मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 600 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 60% आ गई। क्या वैल्यू निकल कर आई मेरे पास, 60% निकल कर आई। और इसको देख के आपके मन में एक आइडिया हो रहा है, इसको देख के मन में आइडिया होता है क्या, कि अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को जोड़ दूं किसके साथ, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग रेशो यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के साथ जोड़ दूं, तो वो किसके बराबर आता है, 40 प्लस 60 किसके बराबर आता है, 100% के बराबर आता है। यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ, कि अगर आपकी ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बने, तो दोनों का टोटल करूंगा तो किसके बराबर आएगा वो, 100 के बराबर आएगा। ये हमने यहाँ प्रूव करके दिखा दिया, देखिए मेरी सेल्स 1000 है। सेल्स के दो कंपोनेंट, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये कितना हो गया, 500 600 रुपया हो गया। 600 तो कॉस्ट हुई और 400 प्रॉफिट है। 600 और 400 को जोड़ दूंगा तो 1000 बन रहा है वो। यानी कि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो टोटल किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। एक बार बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन आया, ऑपरेटिंग रेशियो 67.333, 67.33। क्या क्वेश्चन आया आपके पास, कि ऑपरेटिंग रेशो बराबर है 67.33, बोला कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकला, 100 माइनस 67.33, क्या निकला बताइए, 50 नहीं, क्या बनेगा रेशो बताइए, 32.6
7। ऐसे बनेगा। कितना आसान है। ये रिलेशनशिप ध्यान रहेगा। और ये रिलेशनशिप हमने कहाँ सीखा, यहाँ सीखा। एक, दो, तीन, चार रेशो क्या है, सब आराम से होने वाले रेशो, किसमें कुछ भी मुश्किल पार्ट नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकली हमारी यहाँ पर, व्हाट वी हैव डन हियर। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट, अब ये नेट प्रॉफिट जो है ना आपके पास, ये वाली फिगर है, हो सकता है बीच में कई सारे आइटम आए। तो नेट प्रॉफिट रेशो आपकी फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस माइनस करके जो भी हमारे पास बनेगा, विल कैलकुलेट। वो फॉर्मूला तो आपके सामने बड़ा क्लियर है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स का। चार रेशो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपके सामने याद आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट सेल्स, तो क्या बना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स, तो क्या बना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। और अगर मैं सेल्स से सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरफ चलूं तो दो कंपोनेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसको कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स। फॉर्मूला आपको ये नहीं, फॉर्मूला आपको ये लिखना होता है। तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और तीसरी चौथी रेशो है नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स। क्या बन गई ये रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। ठीक है जी, ये हमारी रेशो कौन सी रेशो बनी है ये, दे आर नोन एज व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। और एक रेशो होती है आपकी, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, नंबर 5। वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। और ये बड़ा सिंपल है, वही फॉर्मूला कौन सा वाला, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड अपॉन में क्या कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हुई पांचवी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। याद है इंटरेस्ट कवरेज में पढ़ा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड, और डिवाइड किससे कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्या निकल आया आपके पास, क्या निकल आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हो गई पांचों की पांचों प्रॉफिटेबिलिटी रेशो तैयार। पांचों रेशो कर लिए हम लोगों ने, खत्म। अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनसे रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहा है, इसे नोट कर लिया, देख लिया कैसे आया। आपने देख लिया ये एग्जाम्पल हमें कैसे हेल्प करा, ये वाला। इसी एग्जाम्पल को मैं हेल्प करूंगा, इसी एग्जाम्पल को मैं यूज करूंगा कैश फ्लो पढ़ाने के लिए अभी कुछ दिनों बाद। तो रेशो की रटने की समस्या खत्म। ऐसा कोई है नहीं कि बहुत मुश्किल चीज है। ठीक है। अब मैं एक बार रिकैप्चुलेट करवा रहा हूँ आपके सामने सारी की सारी रेशो, और आप ही लोग रिकैप्चुलेट करेंगे। ये हो गया, नोट्स में भी गिवन है, नोट कर लो पहले इसको। इफ यू वांट टू नोट डाउन, नोट डाउन, हो जाएगा ये। तो अगर हम लोग सारी की सारी रेशोज को एक बार रिकैप्चुलेट करें, यहाँ देखिए, अब आप अपने आम मेरे साथ साथ उन रेशोज को सुना पाएंगे मुझे। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, यहाँ से शुरू करते हैं। ये रखा, यहाँ से शुरू करा। करंट रेशो किसके बराबर था, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। और तीन चीजों का ध्यान रखा था, इन्वेंट्री के अंदर क्या नहीं लेके चलना, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और डेटर में से डाउटफुल डेट माइनस करने, और फिक्टिशियस नहीं इंक्लूड करना। तो कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड, और क्या एडवांस, और पूरा का पूरा इन्वेंट्री माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो किसके बराबर, डेट अपॉन में इक्विटी के बराबर। प्रोप्राइटरी रेशियो किसके बराबर, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स के बराबर। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो तो वही है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता है आराम से। ठीक है जी, ये भी हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकली थी, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकली थी, ना 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 ना, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स, देखो किसका जन्म किससे हुआ, ट्रेड पेबल रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली थी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स, नेट फिक्स एसेट्स। और ये कैसे निकाली थी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाली रेशियो नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, और नेट प्रॉफिट अपॉन में
नेट सेल्स इनटू 100। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड दैट्स ऑल। यही आपके सीबीएसई के सिलेबस की रेशोज हैं। और ये बाद वाली रेशियो को हम बाद में देखेंगे। अभी यही सारी रेशोज आपके पास चलती थी, ठीक है। इतना होने के बाद सारी की सारी रेशोज अब आपको याद है, मैं मान के चलता हूँ याद है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। याद ना हो तो एक बार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार सारी रेशियो के फॉर्मूले पढ़ लीजिए सिर्फ, ठीक है। अब आप देखेंगे पिछली क्लास में जब मैं आपके साथ लेके चला था टर्नओवर रेशियोज, तो हमने क्या किया था? एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम कर चुके थे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कैलकुलेशन वाला पार्ट कर चुके थे। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को हमने देखा था। ये एग्जांपल हम कर चुके थे। डेट कलेक्शन पीरियड के लिए मैंने बोला था हम आज करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन दिस एग्जांपल, ठीक है जी। और इसके बाद हम चलते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ पर, ऐसे एग्जांपल्स भी। और ट्रेड पेबल भाई थोड़ी देर में करना था। हाँ, ये एग्जांपल 6 नहीं किया था। अब हम इसके एग्जांपल्स करना शुरू करते हैं। टर्नओवर रेशियो से चलेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज तक चलेंगे इस एग्जाम्स को लेके। ये आपके पास है, तो ये एग्जांपल 6 करिए आप। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नहीं ये नहीं करना है। एवरेज एवरेज कलेक्शन पीरियड मैंने अभी बताया नहीं, थोड़ा होल्ड करेंगे इसको। 70 वाला, ये वाला पार्ट यही किया था पिछली बार। करिए, 7 8 करिए। नहीं ये भी नहीं करना है, अभी इनको रुक जाओ थोड़ा सा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस करे थे हमने। रुकना क्या है, इसे करते हैं चलो अभी। आओ जरा इसे सीखते हैं हम। ये आ जाता हमारे पास। डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, और एवरेज पेमेंट पीरियड यानी क्रेडिटर्स वेलोसिटी। इस पर क्वेश्चन पिछले साल अभी जो आपके सीनियर्स देखे गए, सीयूटी में क्वेश्चन आया था कूद कूद के। दो क्वेश्चन आए थे ऐसे। और आप जानते हैं सीयूटी में क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है? 5 नंबर का। 5 नंबर का सिर्फ इसी पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 5 नंबर, है ना। अब आओ देखें, ये डेटर वेलोसिटी क्या है? ये है, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट टेक्स टू कलेक्ट डेटर्स। डेटर को कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? अब वो कलेक्शन का जो टाइम हो सकता है बेटा, समझना, दैट कुड बी इन मंथ्स, दैट कुड बी इन वीक्स, और दैट कुड बी इन डेज। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। कैसे देखते हैं जरा, इसमें मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरफ देखिए। हमारे पास क्या है, ये डेट कलेक्शन पीरियड इन डेज। तो हमने लिखा डेट कलेक्शन पीरियड इन डेज, मतलब कितने दिनों में आपका टोटल डेट कलेक्ट होगा। कैसे निकालेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, पूरे साल में जितना भी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था वो, और डिवाइडेड बाय एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? एवरेज, क्या लिखा है? एवरेज, ये देखिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एक साल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने होते हैं वो लिख दिया। और अपॉन में क्या कर दिया उसको, किससे मल्टीपल डिवाइड करा है? एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स। हम नेट सेल्स से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेट सेल्स में तो कैश सेल्स भी जुड़ जाती है। ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को एज इट इज रहने दीजिए। अब जरा यहां देखिए कैलकुलेशन में, एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स, ये भला कैसे निकलेगी? एवरेज डेली नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? जब आप क्या करेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर को डिवाइड कर देंगे किसे? नंबर ऑफ डेज से। किससे डिवाइड करेंगे? एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 365 डेज, एक दिन की कितनी क्रेडिट सेल्स से पता चल जाएगी। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्या, नेट क्रेडिट रिटर्न माइनस करें क्रेडिट सेल्स। ये कैसे निकलेगी हमारी? ये निकलेगी ऐसे, नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर, अपॉन में क्या करूंगा उसको मैं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 365 डेज से। मैं डिवाइड कर दिया इसको, करेक्ट है। चलो इस तरफ चले आए, एवरेज ट्रेड रिसीव, एवरेज, ये मैं यहाँ पर इसको ऐसे बाइफरकेट कर रहा हूँ। एवरेज, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है।
और एवरेज क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? डिवाइड कर रहा हूँ, इससे डिवाइड कर सकता हूँ नीचे, इससे डिवाइड कर रहे हैं, इससे क्या? नेट क्रेडिट सेल्स, जगह कम बन रही है, ये है हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय, किससे? एवरेज डेली। और एवरेज डेली का फॉर्मूला ये है, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर? नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, ऑफ द ईयर, अपॉन में कितना कर दिया? 365। आप जानते हैं कि अगर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में बदलना क्या करेंगे, तो फ्लिप करना पड़ता है, फ्लिप। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका फॉर्मूला ये क्या बनेगा, बताइए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, है ना, इनटू 365, अपॉन में क्या? नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर। आया ना, बोलिए? बन गया? तो इसको थोड़ा सा इस तरफ करें जरा, तो क्या बनता है हमारे पास? ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये, और क्या? नेट नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर, ठीक है, इनटू कितना है ये? 365, ऐसे है। जरा मुझे बताइए ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो उल्टा रखा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला उल्टा नहीं रखा हुआ। व्हाट वाज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन में क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इंटू 365। लिख सकता हूँ ऐसे, हाँ या ना बोलो? कैन आई राइट इन दिस वे? मालूम है ना, इनवर्स का फॉर्म ऐसे ही होता है। 1 अपॉन कर दो इसको तो यही बन जाएगा ना, ट्रेड रिसीवेबल। इज इट फाइन विद एवरीबडी? समझते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा कभी बचपन में ऐसा, इनवर्स बनाने के लिए। नहीं पढ़ा पीछे वाले ने? ऐसे होता है, ठीक है। अरे भाई, 10 जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 10 वो किसके बराबर होता है? 10, हाँ, साइन अपॉन कॉज है, ठीक है। अगर 1/10 करूंगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना, वो वाला मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन में क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो क्या बनता है? 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है। और जरा देखें यहाँ पर क्या निकला हमारा फॉर्मूला। डेट कलेक्शन पीरियड डेज में निकालना, तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा देखो, 365 बाय डेटा टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और अगर मुझे कलेक्शन पीरियड मंथ में निकालना तो क्या करूंगा? 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। और अगर मुझे वीक में निकालना तो 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर। कितना आसान। तो आपको ये सब लंबा चौड़ा डिराइव करने वाला चीज याद नहीं रखनी है, आपको ये रखने हैं याद, कौन से वाले? ये वाला। कैसे निकलता है डेट कलेक्शन पीरियड? वो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो 365 अपॉन में पेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो या डेटा टर्नओवर रेशो। अगर मुझे वीक मंथ में निकालना है तो 12 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। और अगर मुझे निकालना है वीक में तो कैसे निकलेगा? 52 अपॉन में डेटा टर्नओवर रेशो। इतना ही है बस ये, ठीक है जी। और इसी को अगर मैं एवरेज पेमेंट पीरियड निकालूं तो कैसे निकलेगा? 365 डिवाइडेड बाय किससे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पर पेबल टर्नओवर रेशो। ये देखिए नीचे वाला ये रहा, 365 बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, 12 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, या 52 अपॉन में क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। इसे डिराइव कर रखा है, लेकिन हम समझ गए कि कैसे किस पैटर्न से काम बना था। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड या क्रेडिटर्स वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं? एवरेज। इसे कहते हैं डेट कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी, ठीक है जी। ध्यान रहेगा, इतना आसान है याद करना। 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, 52 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, या 12 डिवाइडेड बाय, या दूसरा मैं अगर बोलूं पेबल वाले में तो क्या होगा? 52 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशो, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिट टर्नओवर रेशो, या 365 डिवाइडेड बाय, डेज में बोले तो डेज में, वीक में बोले तो वीक में, मंथ में बोले तो मंथ में निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में देखा कि जो फाइनेंशियल ईयर इज टेकन 360। कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि आपका जो साल है वो 360 दिन का है,
तो हम वैसा लेके चलेंगे, ना बोला जाए तो 365 डे लेके चलेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही काम था इसमें, और कुछ ज्यादा नहीं था। एक मैंने क्वेश्चन छुड़वाया था ना आपसे, एग्जाम्पल 2। रुक जा, एग्जाम्पल 2, ये वाला क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एवरेज कलेक्शन पीरियड। करिए, इसे कैलकुलेट करिए। अब आप इसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 6 आराम से होगा आपका। करिए सॉल्व इसे, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी और ऑफलाइन वाले भी। और देखें, सबसे पहले ले लीजिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, और डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द ईयर एंड वर रुपीज 60,000 40,000। डेटर्स और क्या बोले आपसे, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर है, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर है। तो चलो, अब आप देखिए फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए का, 6 लाख का। और नीचे क्या दे रखा है आपके पास, क्रेडिटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर कितने के हैं, 1 लाख के। क्या निकल गया, 6। दैट्स योर आंसर। भाई लोग डिवाइडेड बाय 2 भी कर रहे होंगे। क्या बोला था मैंने कि जब ओपनिंग डेटर दे रखा हो सिर्फ तो ओपनिंग, या क्लोजिंग दे रखा हो सिर्फ क्लोजिंग, एवरेज कब करना है, जब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा हो तब एवरेज करना है। तो यहाँ तो एवरेज करना ही था, कितना निकला आंसर अब मेरा। अब नहीं नहीं, आंसर गलत होगा ना, गलत हो गया आंसर तो। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बहुत गलत। और पता कैटेगोरिकली मैंने समझा, या तो पिछली क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोला था भाई लोगों, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर होगा तो एवरेज निकालेंगे, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर होगा तो एवरेज नहीं निकालेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग होगा तो एवरेज निकालेंगे। लिखा है क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, भाई आपको सिर्फ जोड़ के लिखना है। तो दैट इज हाउ योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था इसे। अच्छा, अब ठीक भी हो गया। चलो ये निकल गया। ठीक है जी। और हम जानते हैं क्या, अब हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि डेट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर मैं उसको मैं डेज में निकालूं तो कैसे निकलता है वो, 365 अपॉन में 6। ठीक है जी। अगर मैं उसको निकालूं किसमें, वीक्स में तो कैसे निकलेगा, 52 अपॉन में 6। और अगर मैं उसे मंथ्स में निकालूं, मंथ्स में क्या निकलेगा, 12 अपॉन में 6। अब बता दो क्या वैल्यू थी आपके पास, जो भी है निकलेगी। मैं इसे फर्दर लेके नहीं चल रहा, इट इज योर आंसर हियर। देख लीजिए। क्वेश्चन में डिसाइड होता है बेटा, गिवन होता है। ये तो मैंने क्वेश्चन एक कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए दे दिया आपको, तो तीनों तरह से निकाल के दिखा दिया। इतना आसान होता है ये सब। चलिए, चलो आगे देखिए जरा। एग्जाम्पल 7 करिए फटाफट से। सॉल्व एग्जाम्पल 7। A firm normally has trade receivable equal to 2 months credit sales. During the coming year, it expects credit sales 720 spread evenly over the period of 12 months. Estimated amount of trade receivable at the end of the year क्या बनेगा। और देखो ये ना, ये कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, ये लगाना सुनो। नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल जो है, यानी कि जो उसके साल में ट्रेड रिसीवेबल किसके बराबर होते हैं, 2 साल की क्रेडिट सेल, 2 महीने के क्रेडिट सेल्स के बराबर होते हैं। साल भर की क्रेडिट सेल्स कितनी, 720। एक महीने की क्रेडिट सेल कितनी हुई, 60,000। 2 महीने की क्रेडिट सेल कितनी, 120। दैट्स योर आंसर, 120 इज योर आंसर। कोई फॉर्मूला ही नहीं लगना था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं जरा। ये अगला वाला कर लिया, अब ये करिए, एग्जाम्पल 8 करिए। ये आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, डेट कलेक्शन पीरियड से रिलेटेड, टीएस ग्रेवाल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में, ये इलस्ट्रेशन में भी नहीं है ये। करिए। देखिए क्या करना था इसमें, हमें नोन से अननोन की तरफ चलना है।
मेरे पास बड़ा क्लियर है कि मेरे पास डेट कलेक्शन पीरियड जो है, द कलेक्शन पीरियड इज 36 डेज। मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है? दिस इज एग्जाम्पल 8। एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड किसके बराबर होता है बताइए? किसके बराबर है बताइए? 360 अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो के बराबर है। और वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 36 दे रखा है, ऐसे दे रखा है। अब मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको अगर मैं 1 कर दूं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा मेरा? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो किसके बराबर हो जाएगी? 360 अपॉन में 36, कितना हो जाएगा बताइए? 10। ट्रेड रिसीव टर्न हो गई। अब ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो वो किसके बराबर होती है? क्रेडिट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना, अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स के बराबर होती है, जो कि किसके बराबर दे रखी है? 10 के बराबर दे रखी है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 4 लाख। 4 लाख है शायद ना, 4 लाख। और नीचे क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इसके बराबर है 10 अपॉन में 1 के बराबर। और मैं अगर बोलूं तो क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाई कितना? 10। क्या वैल्यू आ जाएगी? 40,000। क्या इस बात पर सब लोग एग्री हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000 के बराबर। एक क्लू और दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से कितने ज्यादा है? ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है। यानी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो किसके बराबर है? वो होंगे 6,000 के बराबर। बराबर 6,000 के, ठीक है जी। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें नहीं मालूम। मालूम है हमें क्या? ये हमारे पास तो डिफरेंस दे रखा है, और हमारे पास तो एवरेज है। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बताइए? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स किसके बराबर हो जाएगा? 6,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग। ठीक है जी। और एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज ट्रेड किसके बराबर होता है? ओपनिंग ट्रेड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन में कितना हो जाता है? 2। और जो किसके बराबर दे रखा है यहाँ पर? 40,000 के बराबर दे रखा है। चलो जी। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने? ओपनिंग ही रख लो। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह क्या रख रहे हैं हम लोग? 6,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, ये वैल्यू, ठीक है। और अपॉन में 2, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 80,000 के बराबर हो जाएगा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ऐसे कर देंगे फिगर मल्टीप्लाई। अब ये जो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? ये ओपनिंग और ओपनिंग क्या हो जाएगा? 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस 6,000 इज इक्वल टू 80,000। और 2 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर किसके हो जाएगा? 74,000। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल किसके बराबर हो जाएगा? 74,000 डिवाइडेड बाई कितना? 2। इसके बराबर 37,000 के बराबर ओपनिंग। और क्लोजिंग किसके बराबर होगा फिर? क्लोजिंग किसके बराबर होगा? यहाँ आ जाइए, ये रही वैल्यू, 6,000 प्लस 37,000। तो क्लोजिंग किसके बराबर हो जाएगा?
43 के बराबर। ये आ गया और ये आ गया, एंड यू गॉट योर आंसर हियर। ये रहा आपके पास आंसर। फाइन विद यू। तो ये लास्ट वाली में थोड़ा ज्यादा काम हो रहा था, लेकिन हम कर सकते थे आराम से ऐसा। तो ये आपके पास क्या बना, डेट कलेक्शन पीरियड का क्या यूज होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं पेमेंट पीरियड वाले, बट कोई बात नहीं। सो यू कैन सी द कैलकुलेशन हियर, ये आपके सामने पूरी कैलकुलेशन है। कितने लोगों ने इसे अपने आप से किया था और बाकी लोगों ने भाईचारे में किया इसको। दिस इज द आंसर। कितने लोगों ने अपने आप से किया, बाकी लोग क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ हुई। अरे किधर गड़बड़ हुई, ये समझ में नहीं आ गया समझ में, इतना आसान। मैंने बोला ना कि जो कंसेप्ट हमने सीखा उसे यूज करना, वो ऐसे इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो ये आई होप ऑनलाइन में कोई कर पाया इसको। चलो आगे बढ़े हम थोड़ा सा। यस सर। हाँ जी, देखते हैं। इसे नोट कर लिया सबने इसके आंसर को। तो ये आपकी बुक के क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उनको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, इससे पहले मैंने इसे उठा के इसी के अंदर डाल दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें मालूम है, अब ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, ये वाले पार्ट को, इनकी सिग्निफिकेंस वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स और टर्नओवर एंड इज जनरली एक्सप्रेस एज परसेंटेज। जितनी ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो उतना बढ़िया है, लो रेशियो इंडिकेट करती है अनफेवरेबल परचेज एंड सेल्स पॉलिसी। इट शोज ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स टोटल्स माइनस रिटर्न, टोटल सेल्स कैश प्लस क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस कॉस्ट। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू फ्रॉम माई ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लंबे चौड़े फॉर्मूले हमने पहले बताए थे काफी सारे। अब यहाँ देखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर नॉट एडेड इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग तो वैसे ही नहीं लगेगा। ठीक है जी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहाँ लगती है, नेट प्रॉफिट निकालते समय। याद है किसी को नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, अरे भाई आपको ये बताया था अभी मैंने, वेयर वी यूज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इस जगह पे, इस जगह पे दिख रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ लग रही है, क्या निकालते समय, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में थोड़ा यूज करते हैं उसको, ऐसा करके। चलिए आगे चलते हैं। बी पार्ट, ऑपरेटिंग रेशो पता चला आपको। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो वैसे में क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स। अभी फॉर्मूला सिखाया था। रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नेट सेल्स से रिलेशनशिप दिखाता है। लोअर ऑपरेटिंग रेशो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या आपके एक्सपेंस अगर कम होंगे तो रेशो उतनी अच्छी मानी जाएगी। ऑपरेटिंग रेशो का इंडिकेट होता है इंक्रीज, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो रही है। और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस पर रुपी ऑफ सेल्स कंट्रोल होती है, मैनेज होती है। ये जितनी भी चीजें लिखी है सब सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल्स भी बोला जाता है इसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलती है, पेज नंबर 7 में हमने बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताई थी। पेज नंबर 7 में ये देखिए, ये दिख रहे हैं सारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन हो, पिछली क्लास में देखा था अच्छे से, हर चीज का लॉजिक बताया था, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा आगे चलते हैं जरा। सो दैट वाज ऑपरेटिंग रेशियो। अब अगली रेशियो जो आपके पास आएगी वो आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बोला था आपसे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो बैलेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों होता है। अदर एक्सपेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, ये ध्यान रखना। ये वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम कर चुके हैं। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, डायरेक्टर फीस, इंश्योरेंस वगैरह। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बेड डेट भी। पता चला बेड डेट को नॉन ऑपरेटिंग में, बेड डेट इज ऑपरेटिंग। बेड डेट होना क्वाइट नॉर्मल है बिजनेस में। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स होना इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होना इज अब नॉर्मल। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स होना इज क्वाइट नॉर्मल, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी होना इज अब नॉर्मल। और ब्रोकरेज, पब्लिसिटी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस,
और सेल्समैन पैकिंग चार्जेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सब आपके उसकी में आते हैं। यहाँ देखना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ जनरल नेचर, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेकिन वो फाइनेंस कॉस्ट जो होती है वो नहीं इंक्लूड करी जाती, वो तो क्या होती है, नॉन ऑपरेटिंग होती है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। सर, यूजुअल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चैरिटीज एंड डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर्स, नहीं इंक्लूड करे जाते हैं ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और प्लस अदर एक्सपेंसेस। उनमें अगर नॉन ऑपरेटिंग हटा दिए जाए तो वो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या है, एनालाइज करती है परफॉर्मेंस किसकी, बिजनेस, एंड थ्रोज लाइट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। ठीक है जी। और वेरी यूजफुल कब होती है, इंटर फर्म या इंटर फर्म कंपैरिजन में यूजफुल होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है आपको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट में से। देखो यहाँ देखिए जरा, ये देखो एक एक तरीका सीखना। मुझे ये निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मेरे दो तरीके हैं, या तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं, या तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं या नीचे से ऊपर की तरफ आऊं। देखो कैसे, अगर मुझे अगर मुझे नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और या फिर अगर मैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या जोड़ दूं, टैक्स जोड़ दूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर दूं, तो भी मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ये ऊपर और नीचे दोनों तरह से कैलकुलेट हो सकता है, ये ध्यान रखना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। भाई मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो या तो मैं सेल्स वाले रूट से चलूं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस तब निकलेगा। या फिर मैं नीचे, मुझे ये देखना है कि मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है या नेट सेल्स गिवन है। नेट सेल्स गिवन है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाऊंगा, और अगर मेरे पास बोला है कि नेट प्रॉफिट इज गिवन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा फिर, नेट प्रॉफिट, ये प्लस हुआ था नीचे आते समय तो ऊपर जाते समय माइनस, और ये प्लस, यू विल गेट इट। यही हमने फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या फिर नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों फॉर्मूले कौन से, ऊपर से नीचे वाले, और ये फॉर्मूला कौन सा है, नीचे से ऊपर वाला। इसे दोबारा देख लीजिए, ये रहा। नेट प्रॉफिट में क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस किया, तो क्या निकला आपके पास, देन यू गॉट दिस फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को ऐड बैक करा है तो किसको माइनस करा है, इनकम को। ये कब था, जब नीचे से ऊपर की तरफ चले, और वो फॉर्मूला तो ऊपर से नीचे की तरफ वाले हैं, है ना। ये लिखे हैं सारे, नोट्स नोट्स है ना आपके पास, क्या सभी के पास नोट्स हैं, तो लो जाके वहां से। किसके पास रेशो के नोट्स, सभी के पास होने चाहिए। यू हैव, और ऑल ऑफ यू हैव, तुम्हारे पास बाबा हैं, इशू ऑफ डिवेंचर और रेशो के नोट्स ले लीजिए, और एक दो कॉपी और भी रख लीजिए, एक्सेप्ट गुम हो जाए मान लो कभी, टॉयलेट में गिर जाए, छोले भटूरे वाले के पास छूट जाए, रख लो ऐसे। ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब आपको मालूम है क्या डिफरेंस है। ये कैसे निकाली जाती है, एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू नेट सेल्स, और ये निकाली जाती है एज ए परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, 23 + 77 क्या बनता है, 100% बनता है, ऐसा करके। नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है, ये कैसे निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हायर द रेशियो बेटर इट इज फॉर द बिजनेस, इंक्रीज इन द रेशियो ओवर द प्रीवियस पीरियड शोज इंप्रूवमेंट, एंड वाइस वर्सा। नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू नेट सेल्स करते हैं, 100 हो गए। नेट प्रॉफिट कैसे निकल रहा है अब आप देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से इंडायरेक्ट माइनस करूंगा, इंडायरेक्ट इनकम जोड़ूंगा, या अगर मैं सीधा यहां से निकालूं, सीधा यहां से और सीधा यहां आना है मुझे,
तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग माइनस करने पड़ेंगे और अदर इनकम जोड़नी पड़ेगी। सिंपल है, ये देखिए ये रहा वो फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर अगर मैं कहाँ से निकालूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालूं ये वाला, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों माइनस करके ऐसे निकालना पड़ेगा। ये सब बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में पढ़े थे, मैंने पढ़ाए थे। मतलब तुम कितने लोग थे मेरे पास यहाँ पर, एक दो, दो चार पांच, बस ऐसा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या अदर इनकम क्या होती है, दे आर द इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर नॉट एसोसिएटेड विद और नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोर रेवेन्यू एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। मुझे एक शीट दी गई थी नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाली, से पढ़ेंगे, उससे काम आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, आरओआई, इट रेशियो रिफ्लेक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एसोसिएटेड विद कंपेयरिंग प्रॉफिट अर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड टू अर्न इट, उससे कंपेयर किया जाता है। और it reveals the efficiency of the business in utilization of funds entrusted to it by shareholders, venture holder and long term loans। प्रॉफिट किससे कमाते हैं आप, शेयर होल्डर फंड को लगा के, कैपिटल एम्प्लॉयड में जो लॉन्ग टर्म डेट होता है और लॉन्ग टर्म उसको लगा के। इंटर फर्म कंपेरिजन के लिए बड़ा आसान है ये। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या यील्ड ऑन कैपिटल भी बोला जाता है, ये सिनोनिम्स ध्यान रखने हैं, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। This also helps assessing whether the firm is earning high return on capital employed as compared to the interest rates paid। फॉर्मूला एक ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा सुनो, एक और चीज समझना, ये एनए मतलब नहीं है, ये भी नहीं है आपका, ये सीनियर क्लासेस में यूज होता है। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स है, ठीक है जी, तो इंटरेस्ट वाले कंपोनेंट कौन थे, लॉन्ग टर्म डेट, वो तो चले गए, तो बचा कौन, कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट हटा देता हूँ तो बचता कौन है, शेयर होल्डर फंड। तो ये बचा हुआ पैसा किसका, शेयर होल्डर का ही तो होगा, बट वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस। हम ट्वेल्थ क्लास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का असली फॉर्मूला ये होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओआई दोनों अलग होती हैं, लेकिन आपके ट्वेल्थ के सिलेबस में दोनों सिनोनिम्स की तरह यूज करे जाते हैं, तो आपको सिनोनिम्स की तरह यूज करना है। क्योंकि जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो यू विल सी दिस फॉर्मूला, तब आप ये नहीं बोलेंगे कि मास्टर ने गलत पढ़ाया था। मैं इसलिए क्रॉस कर दिया, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ना, सीयूटी के लिए रेलेवेंट है। आपको सीयूटी में और आपको सीबीएसई में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आरओआई को इसी फॉर्मूले से करना है सॉल्व। सीनियर क्लासेस में दिस इज एप्लीकेबल, क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, डिविडेंड भी है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ये होता है, लेकिन ये आपके ट्वेल्थ के सीयूटी के डोमेन से बाहर की चीज है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के कितने तरीके, मैं पहले दिन से रेशो से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मुझे अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपके साथ। और नॉन करंट एसेट्स कैसे निकाली जाती है ये आपको मालूम है, नेट फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग क्या, अनरिटर्न ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस या लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट्स। और लायबिलिटी साइड अप्रोच से आपने ये देख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी साइड अप्रोच के क्वेश्चंस हैं आपके पास, एग्जांपल नंबर 9 10। हाँ ये थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है, इन्हें करो जरा एक बार। और ये भी रेशियो देखो, ये वाली रिटर्न ऑन, ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली रेशियो कौन सी है देखो आपके पास, ये रहा, अर्निंग पर शेयर, वो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक वैल्यू पर शेयर सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाली डिविडेंड पर शेयर पे आउट रेशियो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड पर शेयर सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो पी रेशो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और ये वाला रेशो आपके पास, ये तो खैर मैं इसको भी और देख लीजिए, इसका बार बार इस्तेमाल होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको देख लें। अगर बोले ओपनिंग स्टॉक इज एक्स और क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक अगर, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और एवरेज क्या बनेगा, x+2x डिवाइडेड बाई 2। इसमें गलती करते हैं लोग। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स और क्लोजिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा, इधर देखिए, तब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक x+2x होगा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, x+2x डिवाइडेड बाय 2 होगा, वहीं रख दो। इफ ओपनिंग स्टॉक इज x, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक x+20,000, एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ऐसे होगा, वहीं रख दो। इफ ओपनिंग स्टॉक इज x
क्लोजिंग स्टॉक इज वन फोर्थ ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। एवरेज क्या बनेगा? एक्स प्लस एक्स बाय फोर डिवाइडेड बाय टू। इफ ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, क्लोजिंग स्टॉक इज टू टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग एक्स प्लस टू एक्स, एवरेज ऐसे निकलेगा। ठीक है। और 20% का मतलब 20/100, 30% का मतलब 30/100। 33.33 का क्या मतलब होता है? 1/3। 1/3 प्रूव करके दिखाया है। अब ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, अगर प्रॉफिट एक्स परसेंट ऑन कॉस्ट है तो क्या होगा? एक्स अपॉन में 100 प्लस एक्स ऑन सेल्स होगा। और अगर वो क्या है, एक्स परसेंट ऑन सेल्स है, एक्स अपॉन में 100 - एक्स ऑन कॉस्ट होगा। दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा था। और ये मैनेजमेंट के लिए कौन सी रेशो लगती है? प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी एंड सॉल्वेंसी। क्रेडिटर, मनी लेंडर और इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी, इक्विटी एंड सॉल्वेंसी रेशोज। शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी के लिए क्या? सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये चलती हैं। तो थ्योरेटिकली जो कुछ हमने पढ़ाना था रेशियो एनालिसिस के अंदर वो सब पढ़ा। अब जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला 9 और 10 करिए। 9 10 क्वेश्चन करिए फटाफट से। 9 और 10। अब क्या है? अब मुझे सिर्फ इसकी प्रैक्टिस, अब मुझे सिर्फ इसकी आपके साथ प्रैक्टिस लेके चलनी है। और वो जो इंक्रीज डिक्रीज वाले कंसेप्ट है ना वो लेके चलेंगे। उसके लिए फिर हम संडे को मिलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इंक्रीज डिक्रीज वाले पार्ट के लिए। ठीक है जी। कोई अड़चन है संडे के दिन? एंगेजमेंट है तुम्हारी? रोका है? क्रैम्प्स हैं? क्रैम्प्स आ रहे हैं मतलब? अबे एब्स की एक्सरसाइज मार ली थी क्या? अच्छा ओह, दैट्स वंडरफुल। आइए तो फटाफट से वाइंड अप करते हैं। देखिए, करना क्या, खुद ही कर लो यार, इसे क्या दिक्कत है? देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो मैंने आपको बताया था ना एक शॉर्टकट तरीका इसको। ठीक है। टैक्स रेट 40% है, तो ये 3 लाख है। इट इज व्हाट? दो मेथड से भी हो सकता है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, मतलब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमने आगे बहुत सारे। लेट नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स बराबर है एक्स। नहीं, हाँ ये एक्स है। तुम याद देखो रजत, तुम्हारे एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। अब हमने क्या कर लिया, टैक्स रेट 40%। तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 40/100 क्या हो जाएगा? 2/5 एक्स हो जाएगा। ठीक है। और आप क्या बोलते हैं अब? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो क्या बनेगा? एक्स माइनस 2/5 एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा ये? दिस विल बी 3 लाख। ये 3 लाख के बराबर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 3/5 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 लाख। और बोलूं तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 5/3, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। 5 लाख क्या निकला मेरे पास? 5 लाख इज व्हाट? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स कितना है? 5 लाख है। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड कर दो इसके अंदर। इंटरेस्ट कितना है आपके क्वेश्चन में? देखिए, ये 10% डिवेंचर कितने का है? 5 लाख। 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। आई विल ऐड 5 लाख का 10%, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 50,000 वैल्यू आ जाएगी। 5,50,000 क्या निकल कर आया मेरे पास? दिस इज व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल आया। सुनो, और आपके पास क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल रही है बताइए? कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो मेरा पहला रेशो क्या निकला? आरओआई कैसे निकला? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 कर दिया। क्या निकली वैल्यू? नेट प्रॉफिट 550 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 40 लाख। इंटू 100 कर दूंगा
वन टू, वन टू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बटा हुआ कितना आया था ये? आई थिंक दिस वैल्यू इज 12.5। निकाल सकते थे आप इसको। 12 पॉइंट, हाँ, 14.7 है ये 12.5 नहीं है, तो ये गलत है। ठीक, ये गलत है। अच्छा अच्छा, मैं गलत देख लिया, 13.75, हाँ, दिस इज 13.75। 13.75, ठीक है जी। परसेंटेज। अब आप देखिए यहाँ पर, डेट इक्विटी के लिए इक्विटी कहाँ है आपके पास? भाई ठीक, अगर सुनो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें से डेट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? इक्विटी तो बचेगा, और तो कुछ है नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख का, डेट 5 लाख का, तो इक्विटी कितने की हो गई? 35 लाख की। और डेट अपॉन इक्विटी तो हो गया, दैट्स योर आंसर। डेट इक्विटी रेशो कैसे है? डेट इक्विटी रेशो कैसे निकलना था? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट आपके सिचुएशन में कितने का था? 5 लाख। और इक्विटी कितने का है? 35 लाख। ऐसी शायद ना। तो आपके पास आंसर ये निकला है, ये रहा देखो। मैं डेट तो साफ साफ दिख रहा है, और तो कोई मेरे पास तरीका डेट निकालने के लिए? डेट इज व्हाट, रुपीज 5 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड में से अगर मैं डेट माइनस कर दूं तो क्या बचता है? इक्विटी बचता है। वो कितने का हो गया? 35 लाख का। सब बेटा, रजत देख लो इधर, और इधर भी देखिए आप लोग भी। 40 लाख रुपीज का मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। शेयर होल्डर फंड प्लस डेट मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये आपके पास डेट है, माइनस कर दूंगा तो क्या? 35 लाख आ गया क्या? 35 लाख क्या आ गया? इक्विटी आ गया। और डेट 5 लाख का। डेट अपॉन में इक्विटी ये वाला, तो यू विल गेट योर आंसर। है वो जो भी निकल रहा है यही निकल रहा है, ये वाला, ऐसे वाला। और ऐसे ही नीचे वाला क्वेश्चन है। आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट है 15%, डिबेंचर 10%, बैंक लोन भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, इक्विटी शेयर भी है, रिजर्व भी है। इन सबको जोड़ूंगा तो क्या निकल आएगा? इक्विटी। ठीक है। और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा तो क्या निकलेगा? क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। और आरओआई तो आपको मालूम है, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकलती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है। निकाल सकते हैं, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। नाउ द होल इलस्ट्रेशन एंड बुक इज ओपन टू यू। हमने क्वेश्चंस, अब मैं अगली क्लास में आपके साथ इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस और इनकी प्रैक्टिस करना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, करो इसे सॉल्व, आराम से होना है तो। हाँ जी, हाँ जी बेटा। हाँ, एक 3 घंटे की क्लास में हो जाएगा ये खत्म। तुम नहीं आ पाओगे, सॉरी। कोई बात, मत करना। ठीक है, लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।